So yes, hey everyone, this is Otis and I'm your study guide at Clarify Knowledge, and today we will be studying the chapter The First War of Independence. तो ये जो चैप्टर है हमारा हिस्ट्री की बुक्स का पहला चैप्टर है, एंड दिस एपिसोड इज़ अ पार्ट ऑफ द जैम सीरीज, जिसमें हम आपका मिनिमम टाइम के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. Okay, so in case if you just don't know me, you can call me Otis, and I'll be your study guide on Clarify Knowledge, and I'll be teaching you in this video and many other videos as well. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस स्लाइड के कंटेंट्स चाहिए होंगे फ्री में, तो आपको क्लैरिफाई नॉलेज के ऐप पे मिल जाएंगे. उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, वहाँ पे बहुत सारी आपको क्विजेज मिल जाएंगे. लाइक 300 प्लस ऑथेंटिक क्वेश्चंस है हमारे पास हर सब्जेक्ट के. और उसके अलावा आपके पास काफ़ी पेड कोर्सेज आ जाएंगे, आपके पास स्ट्रैटेजी वीडियोस, इवेंट्स, जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको सारे ऐप के थ्रू आ जाएंगी. आपको हर चीज़ के बारे में नोटिफाई करा जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ वेरी ग्रेट ऐप एंड यू शुड be like downloading it just now. I highly recommend using this app. तो चलिए शुरू करते हैं. Introduction. The accumulation of the instrument of the British rule was the first war of independence in 1857. तो 1857 को मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या था. तो बेसिकली जो मिलियंस ऑफ पेजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, सोल्जर्स थे, इन लोगों ने क्या करा, रिबेल करा. ठीक है, बहुत सारे रीजंस थे उसके जो हम आगे पढ़ेंगे. उन रीजंस की वजह से उन्होंने रिबेल करा ब्रिटिश फाउंडेशन की ओर को. और ऐसा नहीं है कि ये पहला रिबेल था, इससे पहले भी बहुत सारे रिबेल हुए थे. बट ये एक ऐसा रिबेलियन था जो कि इतना स्ट्रॉन्ग था कि इट शुक द ब्रिटिश फाउंडेशन. ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उनको लाइक अपने जो रूल्स थे इंडिया में वो चेंज करने पड़े इस रिबेलियन के चक्कर में. सोचिए वो कितने बड़े लेवल का रिबेलियन हुआ होगा. ओके, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन. तो इसके कॉजेज़ क्या थे. द बाय आउटराइट ऑफ वॉर्स. तो था क्या एक्चुअली, जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ग्रीड था. ठीक है, लैंड का और बहुत सारे जगह का. तो वो क्या करते थे, वो टाइम टू टाइम वॉर्स कर देते थे. जैसे कि उन्होंने उसी टाइम के आसपास द बैटल ऑफ बक्सर करा था, जिससे उस टाइम पे रिकवर नहीं हुए थे उतना. और ऐसे उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए वॉर्स करे थे. तो हुआ क्या था, उस वॉर्स के चक्कर में उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इंडिया में वो काफ़ी वीक हो गया. और उस वीक इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में जो इंडियंस थे उनको रिबेल करने का बहुत अच्छा चांस मिल गया, एंड स्टार्टेड रिबेलिंग. दूसरा था बाय सब्सिड्यूरी अलायंस. तो सब्सिड्यूरी अलायंस के अंदर क्या आता था, जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं इंडिया के, जैसे कि लाइक इंडिया एज अ होल नहीं था उस टाइम. इंडिया था बहुत सारे राजाओं के अंडर. तो जो राजा होते थे लाइक उनके स्टेट्स को कहते थे प्रिंसली स्टेट्स. उनकी और ब्रिटिश सरकार की एग्रीमेंट हुआ था कि लाइक अगर ये सब्सिड्यूरी अलायंस टूटती है तो उनके लॉस में उनका जो स्टेट है उसकी सॉवेरेंटी चली जाएगी. इसका मतलब उसका सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाएगा, ब्रिटिशर्स की टेरिटरी एक्सपैंड होगी. ये जो हमारा पूरा रूल है ये बना ही इंडिया को एनेक्स करने के लिए था. लाइक इसका मेन पर्पस इंडिया का एनेक्सेशन ही था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स को मिल पाए. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए थे हमारे लॉर्ड डैलहाउजी. तो अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि लाइक अगर कोई भी किंगडम में जो राजा है उसका एक मेल हायर नहीं होता उस किंगडम को संभालने के लिए, तो वो जो भी पूरा राज्य है वो ब्रिटिश रूल के अंदर डायरेक्टली आ जाएगा, नो क्वेश्चन एट दैट. ठीक है. और लाइक उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी करा था. और लाइक उन लोगों ने इसलिए एक्सेप्ट करा था क्योंकि ब्रिटिशर्स वर सेइंग कि हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे, एंड लाइक अगर आपकी कोई वॉर होती है किसी के साथ तो वी विल बी हैविंग योर बैक. और उसकी की वजह से जो काफ़ी राजा लोग थे इंडिया के, दे अग्रीड टू इट. उन्होंने बोला चलो ठीक है हम आपके साथ ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि दे वर क्वाइट श्योर कि लाइक हमारे मेल हायर तो हो ही जाएगा. बट लाइक कईयों का नहीं हुआ, तो उसकी वजह से अ लॉट ऑफ देम लॉस्ट देयर स्टेट्स. ठीक है, काफ़ी नुकसान हुआ था इंडिया को उसका टेरिटरी में. ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ alleged misrule. In 1856, Lord Dalhousie annexed Awadh to the company's dominions on the pretext of alleged misrule. ठीक है, तो उन्होंने करा क्या था, अवध को कह दिया कि सर तुम रूल नहीं कर पा रहे हो अच्छे से. ठीक है, अगर तुम उसको रूल नहीं कर पा रहे हो तो अब उसको हम रख रहे हैं. सीधा डायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने जाके अवध के राजा से कह दिया. तो अब ये सुनकर he declared Awadh was misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. ये चीज़ें कही उसने कि लाइक ब्रिटिशर्स के बिना तुम्हारा अवध डूब जाएगा. तो लाइक ये तो काफ़ी गलत चीज़ थी, बट स्टिल उन्होंने यही करा. लॉर्ड डलहौजी जस्टिफाइड द एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन द प्रीटेक्स ऑफ द गुड ऑफ द गवर्नड. ठीक है, तो इसका मतलब वो कह रहे थे
कि लाइक आपसे गवर्न नहीं होगा, हम कर लेते हैं, ऐसा करके अवध के राजा से उन्होंने अवध छीन लिया। तो नेक्स्ट था डिसरिस्पेक्ट शोन एट बहादुर शाह। इन 1849 लॉर्ड डालहौजी, फिर से लॉर्ड डालहौजी आए हमारे पास। लॉर्ड डालहौजी अनाउंस दैट सक्सेसर्स ऑफ बहादुर शाह जफर वुड नॉट बी परमिटेड टू यूज़ द रेड फोर्ट। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो हैं इसीलिए उनको लास्ट मुगल कहा जाता है, क्योंकि उनके बाद जितने भी मुगल्स आए थे उनको रेड फोर्ट यूज़ करने की परमिशन नहीं दी गई थी। ठीक है, एंड एज देयर पैलेस, मतलब पैलेस नहीं बना सकते थे उसको। इन 1856 फिर लॉर्ड कैनिंग अनाउंस्ड that after the death of Bahadur Shah, his successors would not be allowed to use the imperial titles with their name and would be known as mere princes. तो हुआ ऐसा था कि लाइक बहादुर शाह के आगे वो कर दिया गया, लाइक पूरा बोल दिया गया कि आपके आगे की जितनी भी पीढ़ी आएंगी उनको एज लाइक मुगल्स नहीं ट्रीट करा जाएगा, उनको कहा जाएगा कि लाइक वो प्रिंसेस हैं, बस उनको रॉयल कहा जाएगा। बट उनसे रेड फोर्ट भी छीन लिया और उनसे सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी छीन लिया। ठीक है, तो लाइक इसी वजह से अभी हमारे पास मुगल्स काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गए थे उस टाइम पे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब। तो नाना साहेब के साथ ऐसा हुआ था, नाना साहेब जो थे हमारे अडॉप्टेड सन थे बाजीराव टूके। ठीक है, ही वॉज द लास्ट पेशवा। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट नाना साहेब द पेंशन। तो हुआ क्या था, जो पेंशन मिलनी थी नाना साहेब को वो ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया बिल्कुल देने से। तो इसी चीज़ के ऊपर नाना साहेब वॉज फोर्स टू लिव एट कानपुर, फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली साइट एट पूना। दिस वॉज वाइडली रिजेंटेड एट द मराठा रीजन। तो हुआ क्या था कि इससे ना काफ़ी ज़्यादा लोग प्रवोक हो गए कि लाइक आपने नाना साहेब की इतनी डिसरिस्पेक्ट कैसे करी। तो इंट्रोडक्शन टू द एनफील्ड राइफल ये एक बहुत लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न था। इन 1856 द ब्रिटिश अथॉरिटीज डिसाइडेड टू रिप्लेस द ओल्ड फैशन मस्केट, ठीक है, जिसको ब्राउन बेस भी कहा जाता था, उसको रिप्लेस कर दिया विद न्यू एनफील्ड राइफल्स। अब इनका प्रॉब्लम क्या था कि इनकी जो लाइक वो था कार्ट्रिज था, ठीक है, इट वॉज ग्रीस्ड, ग्रीस्ड पेपर लगा था उस पे जिस पे कहा गया था कि काउ एंड पिग फैट है। तो काउ एंड पिग फैट से ग्रीस पेपर से उसको बंद करा गया था। एंड जब लाइक यू हैव टू यूज दैट राइफल, तो आपको उसको मुंह से बाइट करना होता था उस ग्रीस पेपर को। एंड तो जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स थे बहुत प्रोवोक हुए कि लाइक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। एंड इसी के चक्कर में ये हमारा इमीडिएट कॉज था। तो लाइक इमीडिएट कॉज का मतलब ही ये होता है कि जब ये हुआ इसी ने लाइक वो चिंगारी का काम करा, जैसे कि बहुत सारा तेल पड़ा हुआ है उसमें बस एक चिंगारी चाहिए सारी आग लगा देने के लिए, तो बस यही वो चिंगारी थी आग लगा देने के लिए। तो इट वॉज अ रूमर इन द बंगाल रेजिमेंट्स दैट द ग्रीस कार्टेजेस हैड फैट ऑफ काउ एंड पिग। ये मैंने आपको बताया। सिपॉयज से ये बिल्कुल नहीं सहा गया। सिपॉयज जो मुस्लिम्स थे और हिंदूज भी थे उन सबको ये हो गया था कि लाइक वी विल नॉट बी यूजिंग दिस, और उन लोगों ने रिबेल करा इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, आप क्लैरिफाई नॉलेज का ऐप रेफर कर सकते हैं, जितनी भी स्लाइड्स हैं और जितने भी नोट्स वोट्स हैं उन सब के लिए आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। तो रखते हैं इस सेशन में इतना ही। पूरा वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।